फाइनली अब एक ऐसी टेक्निक आ चुकी है जिससे तुम अपने फेस को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो विदाउट एनी प्लास्टिक सर्जरी। यकीन नहीं हो रहा, राइट? जरा इस लड़की को देखो, इसने इस टेक्निक से महज 12 महीने में अपनी जॉ लाइन को इम्प्रूव कर लिया, वो भी बिना किसी सर्जरी पर पैसा खर्च किए। अब ऐसे और भी कई एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने इस सिंपल सी टेक्निक से काफी प्रॉमिसिंग रिजल्ट अचीव किए हैं, एंड माइंड यू विदाउट एनी सर्जरी और इन्वेसिव ट्रीटमेंट। अब ऐसे काफी सारे वीडियोस तुमने पहले भी देखे होंगे जो साइंटिफिकली ये क्लेम करते हैं कि फेस के शेप को चेंज किया जा सकता है। तो आखिर कौन सी है वो टेक्निक और ये कैसे काम करती है, हम इसे स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बेसिकली आपको एक टंग पोजीशन को होल्ड करके रखना होता है। जाहिर है, जब तुम अपने मुंह का इस्तेमाल खाना खाते वक्त या बोलते वक्त नहीं कर रहे हो तब, और फिर कुछ ही महीनों में जैसे वेट लिफ्टिंग से बॉडी के शेप में बदलाव होने लगते हैं, उसी तरह तुम्हारी जॉ में भी बदलाव होने लगते हैं। इस टेक्निक का नाम है म्यूइंग। आज से करीब 50 साल पहले 1970 के दशक में एक ऑर्थोडोंटिक्स डॉक्टर जॉन म्यू ने इसे डिस्कवर किया था। उनका दावा था कि नॉर्मल लोगों को तो छोड़ो, उन्होंने ऐसे लोगों को भी रिजल्ट्स दिलवाए हैं जिनके दांत आगे की ओर निकले हुए थे। डॉक्टर म्यू का कहना था कि जो भी फेशियल अट्रैक्टिवनेस की प्रॉब्लम्स होती है, लाइक चिन का अंदर की ओर चले जाना, नोज का बड़ा हो जाना, दांत का बाहर की ओर निकलना या गर्दन का आगे की ओर हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ और सिर्फ इम्प्रॉपर ब्रीदिंग और मुंह के अंदर आपके टंग के पोजीशन की वजह से होता है। म्यूइंग एग्जैक्टली इसी गलती को फिक्स करता है और तुम्हारे फेस को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। अब क्योंकि एक डॉक्टर का ऐसा दावा है और कई डॉक्टर्स ने तो इसका यूज करके कई पेशेंट को ठीक भी किया है, तो क्या ये हम सभी आम लोगों के केसेस में भी वर्क करेगा? अगर हाँ, तो इस टेक्निक को यूज किया कैसे जाता है? बट उससे पहले हमारी शक्ल मोस्टली हमारे जीन्स पर ही निर्भर करती है, राइट? और तभी तो हमारी शक्लें हमारे पेरेंट्स से इतनी मेल खाती हैं। तो ऐसे में क्या उसे बदलना भी पॉसिबल है? और क्या खुद से अपने डीएनए को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं? अगर ये वर्क करता भी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसे सही ढंग से कर भी रहे हैं या नहीं? ये टेक्निक जो लिटरली हमारे फेस को चेंज कर सकती है, इसे घर में बिना किसी एक्सपर्ट ऑब्जर्वेशन के करना सेफ भी है। व्हाट इफ अगर हमारा चेहरा टेढ़ा हो जाए तो, हम अट्रैक्टिव की जगह और भी अगली हो जाएं तो? ऐसे सवाल तो कई सारे हैं जिनके जवाबों के लिए हमें म्यूइंग के कॉन्सेप्ट को साइंटिफिकली समझना होगा। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि साइंस के हिसाब से एक अट्रैक्टिव फेस आखिर दिखता कैसा है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। अब कई मायने में अट्रैक्टिवनेस सब्जेक्टिव होता है। जैसे कि किसी को अपने पार्टनर में बियर्ड पसंद होती है तो किसी को क्लीन शेव अच्छी लगती है, किसी को डार्क स्किन पसंद होती है तो किसी को वाइट स्किन। पर अट्रैक्टिवनेस के कुछ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड भी हैं, जिस वजह से लोगों को कुछ स्पेसिफिक फीचर्स वाले फेसेस बार बार देखना पसंद होता है। इनफैक्ट न्यूबॉर्न बेबीज भी अट्रैक्टिव फेसेस की तरफ ज्यादा लंबे समय तक देखना पसंद करते हैं और अगली चेहरों की तरफ काम। लेकिन न्यूबॉर्न बेबीज को तो अट्रैक्टिवनेस के सोशल स्टैंडर्ड्स पता ही नहीं होते। तो बात कुछ ऐसी है कि लाखों सालों के एवोल्यूशन के वजह से हमारे दिमाग की वायरिंग कुछ इस तरह डेवलप हुई है कि हमें दो फंडामेंटल फीचर्स यूनिवर्सली अट्रैक्टिव लगते हैं। इसमें सब्जेक्टिविटी का कोई सवाल ही नहीं है, हर किसी को ये फीचर्स अट्रैक्टिव लगते ही हैं। पहला फीचर है फेशियल कॉम्पोजिशन, यानी कि फेशियल प्रोपोर्शंस, और दूसरा फीचर है फेशियल सिमेट्री। क्या तुमने कभी सोचा है कि शेर इतना खतरनाक होने के बावजूद तुम्हें इतना सुंदर क्यों लगता है, और चिहुआहुआ कुत्ता इतना छोटा सा होने के बावजूद भी इतना अजीब सा क्यों दिखता है? चिहुआहुआ कुत्ते का फेस डजंट फील इजी ऑन आईज। Well, that is exactly because of facial composition or proportions. हम humans के लिए साइंस के हिसाब से attractive facial composition वो होता है जिसका facial proportions सभी human faces का average हो, यानी वो इंसान जिसका face extremes में हो, जैसे बहुत बड़ी नाक या बहुत छोटी नाक, बहुत बड़ा मुंह या बहुत छोटी आंख। ऐसे extremes features हमें usually attractive नहीं लगते, और इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि एवरेज फीचर्स एक पोटेंशियल पार्टनर में हेल्थी जेनेटिक्स हेल्थ की तरफ इशारा करते हैं, और एबनॉर्मल फीचर्स गुड जेनेटिक हेल्थ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क डालते हैं। और मेड सिलेक्शन में एज यू माइट गेस हम हमेशा जितना हो सके सेफ रहना चाहते हैं, और इसीलिए हम ह्यूमंस के लिए ये टेंडेंसी डेवलप हुई कि हमें एवरेज फीचर्स सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। अब ऐसे में जो एनिमल फेसेस के प्रोपोर्शंस इस अट्रैक्टिव ह्यूमन फेस के प्रोपोर्शन से मैच करते हैं, वो फेसेस हमें
ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आते हैं। और जो एनिमल फेसेस के प्रोपोर्शंस एक अनअट्रैक्टिव ह्यूमन फेस की झलक देते हैं, वो फेसेस हमें अगली लगते हैं। बेसिकली हम किसी एनिमल के फेस को ह्यूमन फेस के पैरामीटर से सबकॉन्शियसली स्कैन करते हैं, और अगर प्रोपोर्शंस एक हेल्थी ह्यूमन फेस के प्रोपोर्शन से मैच नहीं करते तो वो हमें डिसफिगर्ड या वियर्ड नजर आते हैं। अब शेर के केस में उसके फीचर्स और प्रोपोर्शंस एक अट्रैक्टिव ह्यूमन फेस से मैच करते हैं और इसीलिए वो हमें अट्रैक्टिव लगते हैं, जबकि चिहुआहुआ का वीक चिन और एबनॉर्मली बड़े आईज एक डिसफिगर्ड ह्यूमन फेस जैसा लुक देता है, इसीलिए वो अनअट्रैक्टिव दिखता है। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है अट्रैक्टिवनेस का। सो हमने राइट प्रोपोर्शंस की बात की, राइट? लेकिन क्या तुमने सोचा है कि लड़कियां ब्रेस्ट या बट इम्प्लांट्स करके एक्स्ट्रा लार्ज साइज क्यों करवा लेती हैं? ऐसा करके तो वो अपने प्रोपोर्शंस को तो बिगाड़ रही है, राइट? अननेचुरल बना रही है, तो आखिर वो अट्रैक्टिव क्यों लगता है? वेल, दैट इज बिकॉज ह्यूमंस और जानवरों में सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्रिएट होता है। इसे सेक्सुअल अट्रैक्शन कहा जाता है। ये यूनिवर्सल नहीं होता, लेकिन सेक्स यानी जेंडर स्पेसिफिक होता है। जैसे लड़कों के लिए फॉर एग्जांपल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे ब्रॉड शोल्डर्स, स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन, मस्कुलर बॉडी, डीप वॉइस, ये सब सेक्सुअल मैच्योरिटी दर्शाता है। और लड़कियों में वाइडर हिप्स, ब्रेस्ट्स, सॉफ्ट स्किन, हाई पिच वॉइस एटसेट्रा सेक्सुअल मैच्योरिटी दर्शाते हैं। मेल्स और फीमेल्स के डिफरेंट अट्रैक्टिवनेस के कॉन्सेप्ट और फीचर्स को सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं, और इसे जितना हो सके इम्प्रूव करना अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाएगा इन आईज ऑफ ऑपोजिट सेक्सेस। लेकिन सिर्फ एक हद तक, उसके बाद चीजें कुछ तो गड़बड़ लगने लगती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी लड़की ने अगर बहुत बड़े ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करवा लिए तो क्रिंज करने वाली फीलिंग आती है, राइट? या फिर अगर किसी लड़के ने बहुत ही बड़े मसल्स बना लिए तो बेसिकली वो केकड़ा लगने लगता है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद सेक्सुअल फीचर्स बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, तो वो ह्यूमन लाइक दिखना ही बंद हो जाते हैं। अब फेस चेंजिंग एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले बात करते हैं दूसरे यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फीचर के बारे में, जो है फेशियल सिमेट्री। एक रिसर्च में रिसर्चर्स ने कुछ रियल ह्यूमन फेसेस के इमेज को प्रोसेस करके उनके सिमेट्रिकल वर्जन्स बनाए, और जब उन्होंने अपने टेस्ट सब्जेक्ट्स को वो दोनों इमेजेस दिखाए विदाउट टेलिंग देम कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा प्रोसेस्ड वर्जन, तो उन्होंने देखा ज्यादातर सब्जेक्ट्स ने अट्रैक्टिवनेस के स्केल पर हमेशा सिमेट्रिकल वर्जन को ज्यादा स्कोर दिया ओवर द ओरिजिनल वन। अब हम ह्यूमंस का ये प्रीफरेंस इसीलिए है क्योंकि फेशियल सिमेट्री एक तरह से हमारे जेनेटिक्स की क्वालिटी कितनी अच्छी है ये दर्शाता है। बेसिकली अगर किसी को अपने डेवलपमेंट ईयर्स के दौरान कोई वायरस या पैरासाइट इन्फेक्ट कर देता है तो उसका फेस और बॉडी नॉर्मली ग्रो नहीं हो पाता और एसिमेट्रिकल फीचर्स डेवलप हो जाते हैं। अब ऑफ कोर्स किसी का भी चेहरा 100% सिमेट्रिकल नहीं होता, लेकिन जिसका जितना ज्यादा होगा वो एक बायोलॉजिकल लेवल पर गुड जेनेटिक हेल्थ की ओर सिग्नल करता है, और इसीलिए हमें ऐसे फेसेस ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। और ये सब सबकॉन्शियसली होता है, कोई भी जानबूझकर किसी को जज नहीं करता। तो ऑल इन ऑल अगर तुम्हें अट्रैक्टिव दिखना है तो फेशियल प्रोपोर्शंस एक एवरेज ह्यूमन फेस के प्रोपोर्शंस के करीब होना चाहिए, एक्सट्रीम फीचर्स नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल फीचर्स थोड़े से एनहांस होने चाहिए, और फेस और बॉडी जितना हो सके उतना सिमेट्रिकल होना चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि हमारा चेहरा कैसा दिखेगा, ये तो पूरी तरह से हमारे पेरेंट्स से मिले जीन्स पर डिपेंड करता है, राइट? तो अगर हमारे फेस की सिमेट्री नेचुरल ही गलत है तो क्या उसे बिना किसी सर्जरी के बदल पाना पॉसिबल भी है क्या? वेल, तुम्हारी फेशियल अपीयरेंस जितना तुम्हारे जीन्स पर डिपेंड करती है उतना ही वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि तुम्हारी ब्रीदिंग टेक्निक और ईटिंग हैबिट पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल सभी जानवरों में ह्यूमंस ही वो इकलौता जीव है जिनके फेशियल स्ट्रक्चर में चिन्ह होती है, और यही वो चीज है जो एक ह्यूमन को ह्यूमन लाइक अपीयरेंस देती है। बट गेस व्हाट, तुम अपनी एक गलती से अपनी चिन्ह को पीछे धकेल कर अपने चेहरे के प्रोपोर्शंस को बिगाड़ सकते हो, और वो तुमको अनअट्रैक्टिव बना सकता है। ये गलती जो बहुत सारे लोग जाने अनजाने में कमिट करते हैं वो है माउथ ब्रीदिंग। यू नो, तुम्हारे दांत अगर आगे शिफ्ट हो चुके हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, या तुम्हारी जॉ लाइन प्रॉपर नहीं है, तो ये सब तुम्हारे माउथ ब्रीदिंग की वजह से होते हैं। अब हमारे कौन से फेशियल फीचर्स हमारे जीन्स पर डिपेंड होते हैं और कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स पर, इसे पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस को बचपन से ऑब्जर्व करना, क्योंकि वाइल ग्रोइंग अप बड़े हो जाने के बाद भी उनके जो फीचर्स सेम रह जाते हैं वो मोस्टली जीन्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं, और जो फीचर्स अलग हो जाते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होते हैं। जब ऐसे ही स्टडी एक ट्विंस पर की गई तो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सामने आई। इस चीज का पता चला कि हमारे फेस का अपर हाफ वाला पोर्शन जीन्स पर ज्यादा डिपेंड करता है, लेकिन जो लोअर हाफ वाला पोर्शन है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पर ज्यादा डिपेंड करता है। और इन पर्टिकुलर ट्विंस के केस में माउथ ब्रीदिंग और मुंह हमेशा खुला रखने की वजह से उसका जॉ वाला हिस्सा पहले ट्विन से अलग दिखने लगा। अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि माउथ ब्रीदिंग हमारे डेवलपमेंटल एजेस में लोअर जॉ के ग्रोथ को सीरियसली रिस्ट्रिक्ट कर देता है।
दरअसल हम जब भी अपना मुंह बंद करते हैं तो तुमने नोटिस किया होगा कि हमारी टंग मुंह में हमेशा ऊपर के पैलेट पर रेस्ट करती है। ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज स्ट्रक्चरली इट हेल्प अस अवॉइड टू प्रॉब्लम्स। ये हमारे मुंह की ओपनिंग को ब्लॉक करके हमें माउथ ब्रीथिंग करने से रोकता है। और सेकेंडली, हमारे चीक्स के जो बक्सिनेटर मसल्स होते हैं वो हमारे अपर जॉ पर एक इनवर्ड फोर्स डालते हैं, जिससे उसका यू शेप स्ट्रक्चर वी शेप्ड बनने के लिए प्रेशराइज्ड होता है और हमारे दांत बाहर निकलने के लिए प्रेशराइज्ड होते हैं। अब ऐसे में हमारे टंग की रेस्टिंग पोजीशन इस इनवर्ड फोर्स को भी बैलेंस आउट करती है, जिससे हमारी जॉ का स्ट्रक्चर सही रहता है। यानी सिर्फ हमारी टंग की रेस्टिंग पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट होती है। अब ऐसे में अगर तुम्हें बचपन से ही कोई अस्थमा, एलर्जी या ऐसी ही कोई बीमारी है तो ऐसे में तुम क्या करोगे? ऑब्वियसली तुम नियमित रूप से मुंह से सांस लेने लगोगे और इस केस में यहीं से तुम्हारा फेस बदलने लगता है, क्योंकि फेस पर पड़ने वाले डिफरेंट फोर्सेस बैलेंस आउट करने की जगह पर अब एक नेट इनवर्ट फोर्स अप्लाई करने लगता है। और जब तुम रेगुलरली मुंह से सांस लेते हो तो इससे तुम्हें इवेंचुअली मुंह खुला रखने की आदत पड़ जाती है और तुम्हारी जीभ भी मुंह को ब्लॉक करने के बजाय नीचे लोअर जॉ पर रेस्ट करने लग जाती है। अब इस पर्टिकुलर पोजीशन में प्रॉब्लम क्या है? वेल, तुम्हारे दांत, स्पेशली तुम्हारे ये आगे वाले इंसाइजर्स, जब इन्हें ऑपोजिट दांतों से फोर्स नहीं मिलता तो ये बिना किसी रोक टोक के किसी खरगोश के दांतों की तरह बड़े होने लगते हैं। ये बेसिकली तुम्हारे जॉ को ठीक से बंद नहीं होने देते और इवेंचुअली जब तुम अपने साइड के दांतों से खाना चबाने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे जॉ को बार बार पीछे खसकना पड़ता है और जब ये इसकी सर्टेन लिमिट को क्रॉस कर देता है तो तुम्हारे जॉ को स्कल से जोड़ने वाला ये TMJ उसी पोजीशन में लॉक हो जाता है, जिससे तुम्हारी चिन और जॉ लाइन एक तरह से गायब हो जाती है। प्लस जब तुम्हारा लोअर जॉ और उसमें रेस्ट कर रही टंग पीछे सरक जाते हैं तो जस्ट लाइक अ नोज, अब वहां पर भी एयरवे ब्लॉक होने लगता है और उसे फ्री करने के लिए हमें गर्दन को आगे टिल्ट करने की आदत लगने लग जाती है। तो ऑल इन ऑल सिर्फ मुंह से ब्रेथ करने की वजह से हुआ क्या? तुम्हारे अपर जॉ का शेप बिगड़ा और दांत आगे निकल आए। तुम्हारे आगे के दांत खरगोश की तरह ओवरग्रो होने लग गए और लोअर जॉ पीछे खिसक गया एंड इवन तुम्हारी गर्दन आगे टिल्ट हो गई और अल्टीमेटली तुम्हारा ओवरऑल फेशियल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखने लग जाता है विद नो प्रोमिनेंट चिन और जॉ लाइन। तो अब आता है अगला सवाल। म्यूविंग से जैसा हमने पहले देखा, काफी सारे लोगों ने अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया और अपने फेशियल स्ट्रक्चर को चेंज किया। तो आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? देखो, हमारा जो स्कल होता है ना, वो विमेंस के केस में अराउंड 16 साल की उम्र तक ग्रो कर रहा होता है और मेल्स के केस में 18 से 21 की उम्र तक ग्रो कर रहा होता है और इसके बाद ग्रोथ थोड़ी स्लो होने लगती है। इसी समय तुम्हारा लोअर जॉ भी पीछे की तरफ ग्रो होकर आगे शिफ्ट हो रहा होता है। मीनिंग ऑर्थोट्रोपिक्स की थ्योरी के हिसाब से अगर तुमने सही समय पर करेक्टिव मेजर्स लिए और अपनी ब्रीदिंग हैबिट को सुधारें तो तुम्हारी जॉ लाइन और चिन फिर से लौट सकते हैं। ऑर्थोट्रोपिक्स बेसिकली साइंस की वो ब्रांच है जो स्ट्रिक्टली विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेस, टेक्निक्स, ब्रीदिंग और पोस्चर इंप्रूवमेंट से फेस के शेप को रिमोल्ड करता है। और ऑर्थोडोंटिक्स ऑन द अदर हैंड वो ब्रांच है जो मैकेनिकल ब्रेसेस वगैरह लगाकर फेस को रिमोल्ड करता है। अब ऑर्थोट्रोपिक्स की म्यूविंग टेक्निक को इफेक्टिवली यूज करने के लिए यू जस्ट हैव टू फॉलो दीज 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, जहां पर तुम एन बोलने के लिए अपनी जीभ को टच करते हो वहां पर अपनी जीभ की टिप को टच करो। अब टच कर लिया हो तो बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की ओर। इस एन स्पॉट को टच करते हुए धीरे से अपना मुंह बंद करो और फिर मुंह में जितना भी सलाइवा है उसे स्वॉलो कर लो। बेसिकली सक्शन से तुम्हारी पूरी जीभ ऊपरी पैलेट से चिपकनी चाहिए। ओनली देन इट इज राइट। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की ओर। ये बेसिकली तुम्हारी नेक को ठीक करने के लिए है। इसमें तुम्हें अपने चिन को पीछे टक करना होता है व्हाइल मेंटेनिंग फर्स्ट 2 पोस्चर्स। अब अगर तुम ये 3 स्टेप्स रेगुलरली करते हो जब तुम बात नहीं कर रहे हो या खाना नहीं खा रहे हो तो विद इन अ फ्यू ईयर और समटाइम्स इवन मंथ्स तुमको प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे, जैसे इन सारे ट्रांसफॉर्मेशनल केसेस में देखने को मिले। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कंसीडर करना जरूरी है कि ऑर्थोट्रोपिक्स ट्रीटमेंट जैसे कि म्यूविंग के थ्रू मोस्टली देखा गया है कि बच्चों में ज्यादा इंप्रूवमेंट आते हैं क्योंकि उनके बोन्स अभी भी ग्रो कर रहे होते हैं। बट अडल्ट्स के केस में रिजल्ट्स दिखने में कई साल लग सकते हैं और फिर भी फेयरली वीक होते हैं। सो जो भी वीडियोज ये क्लेम करते हैं कि म्यूविंग से अडल्ट फेस शेप भी कुछ ही महीनों में चेंज हो सकता है और अपने रिजल्ट्स को पोस्ट करते हैं, वो ये पूरी कहानी नहीं बताते। तो क्या अगर तुम्हारी उम्र 22 प्लस है और तुम्हारी चिन या जॉ वीक है या मे बी तुम्हें तुम्हारा ओवरऑल फेस शेप पसंद नहीं है तो क्या चीज की जा सकती है अट्रैक्टिव दिखने के लिए? सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तुम्हारे केस में सबसे रामबाण आखिर क्या होगा। ऑनेस्टली बताऊं तो अपना बॉडी फेट परसेंटेज को कम करना। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि उनका चिन या जॉ वीक है, मगर वो फैट्स और सॉफ्ट टिश्यू के फेस में एक्सेस डिपोजिशन की वजह से होता है कि तुम्हारा फेस स्ट्रक्चर सॉफ्ट, वीक और लेस डिफाइन लगता है। एंड यस, ये ट्रेडिशनली पतले लोगों में भी
भी होता है, क्योंकि इंडिया में स्किनी फेट लोग बहुत सारे हैं आज की तारीख में, और बॉडी फेट परसेंटेज कभी भी तुम्हारे वेट पर डिपेंडेंट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बॉडी बिल्डर को देखना, ये 120 किलो के हैं, मगर इनका बॉडी फेट परसेंटेज 6 से 7% होगा, जो तुम्हारे और मेरे बॉडी फेट परसेंटेज से कई गुना कम है। एक्टर्स को मूवीज के लिए रिप्ड होने के लिए एटलीस्ट 10% पर आना होता है, ताकि उनका जॉ लाइन स्ट्रांग दिखे और बॉडी मस्कुलर दिखे। तो जस्ट बिकॉज तुम 70 किलो के हो और तुम्हारा पेट अंदर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा बॉडी फेट परसेंटेज कम है। तुम्हारा बॉडी फेट परसेंटेज 22 पर हो सकता है, और फिर तुम सोचोगे कि मैं तो यार पतला हूँ, लेकिन मेरा जॉ लाइन शार्प क्यों नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब कुछ लोगों के केस में जिनका जॉ लाइन नेचुरली बहुत शार्प है या उनका फेस बहुत ही नैरो है, तो थोड़ा बॉडी फेट परसेंटेज तुम पर अट्रैक्टिव लग सकता है, वरना तुम कुपोषण के शिकार लगने लगोगे। सो अल्टीमेटली तुम्हें ट्राई करके देखना होगा कि फेशियल एस्थेटिक्स के लिए तुम्हारा बॉडी फेट परसेंटेज का स्वीट स्पॉट क्या है। अब बात करते हैं ओनली एक्सरसाइजेज दैट कैन शो चेंजेस ऑन योर फेस। 2 एक्सरसाइजेज हैं जो 2 प्रोमिनेंट मसल ग्रुप्स को टारगेट करती है। एक है तुम्हारे जॉ मसल यानी कि मैसेटर मसल, और दूसरे हैं तुम्हारे नेक मसल्स। बेसिकली फंडा यहाँ पर सिंपल है। जिस तरह से तुम अपने बाइसेप्स को ट्रेन करके उसमें टोनिंग और डेफिनेशन लाते हो, उसी तरह कई सारे च्यूइंग एक्सरसाइजेस के थ्रू मैसेटर मसल में भी टोनिंग और डेफिनेशन लाया जा सकता है। तो बात ऐसी है कि यहाँ इस जगह पर च्यूइंग में काम आने वाले मैसेटर मसल होते हैं, जो सॉफ्ट फूड खाने की वजह से आज के समय में मॉडर्न यंगस्टर्स में ठीक से डेवलप नहीं हो पा रहे। तो अगर तुम अपने डाइट में रो वेजिटेबल्स जैसे कि कैरेट्स हो गए या फ्रूट्स को इंक्लूड करते हो, या रेगुलरली चबाकर अपने मास्टर मसल को टोन करते हो, तो एक शार्प जॉ लाइन तुम डेवलप कर सकते हो। दूसरा है नेक एक्सरसाइजेज। एक ब्रॉड वेल टोन नेक मेल्स को एक एस्थेटिक अपीयरेंस दे सकता है और जॉ लाइन के शार्प होने का भी एक इल्यूजन देता है। सिंपल एक्सरसाइजेज जैसे कि नेक क्रंचेस या नेक कर्ल अप्स, चिन अप्स एक्सेट्रा काफी बेनिफिट्स कर सकते हैं इस मामले में। अब ऐसे ढेर सारे नेक एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन संभल के हैवी वेटेड एक्सरसाइजेज नहीं करना, भारी इंजरी का रिस्क हो सकता है। एंड फाइनली फ्रेंड्स, एक लास्ट टेक्निक जिसका बेनिफिट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ लड़के ही उठा सकते हैं, वो है यूजिंग बियर्ड टू क्रिएट इल्यूजन ऑफ एन अट्रैक्टिव फेस। एक स्टडी में पाया कि अगर अनअट्रैक्टिव फेसेस का लोअर हाफ अगर कवर्ड हो, तो वही फेसेस सडनली लोगों को अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। मीनिंग, अगर तुम एक मेल हो जिसकी चिन काफी छोटी है या जॉ वीक है, तो आप एक वेल ग्रोड बियर्ड रख सकते हो, जो इंस्टेंटली तुम्हारे चिन डायमेंशंस को एनहांस कर देगा। तुम अपने बियर्ड को लिटरली अपने लोअर फेस की कमियों को मास्क करने के लिए यूज कर सकते हो, जिससे एस्थेटिक सेंस से इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि तुम एक अट्रैक्टिव इंसान हो। अब विराट कोहली का ही एग्जाम्पल ले लो। विराट को इस लुक से इस लुक को अचीव करने में क्या ही करना पड़ा। नंबर 1 बॉडी फेट परसेंटेज को कम किया, और नंबर 2 अपने लोअर फेस को एक स्टाइलिश बियर्ड से मास्क किया, और फेस तुरंत 10 टाइम्स ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया। ऐसे कितने ही एग्जाम्पल तुम देख सकते हो जिन्होंने बियर्ड के थ्रू अपने फेशियल प्रोपोर्शंस को एनहांस किया और अट्रैक्टिवनेस को लिटरली हैक किया, जो ऑफ कोर्स तुम भी कर सकते हो। अब अगर तुम वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो एक बार मॉन्स्टर कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरी मेहनत खराब नहीं हुई, और सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं तुम्हारे लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूं।